आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सारे के सारे सिस्टम वाइज चेंजेस आते हैं। उन सिस्टम वाइज हम चेंजेस पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, चेंजेस वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि इसी के अंदर हम डायग्नोसिस को भी कंप्लीट करेंगे। कौन सी डायग्नोसिस होती है, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि फीमेल एक प्रेग्नेंट हो गई है। वो इन्हीं चेंजेस के द्वारा हमें पता लग जाता है कि फीमेल क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। इन चेंजेस में दो तीन तरह के साइन हम पढ़ेंगे। इसी के अंदर प्रिसम्प्टिव साइन होंगे, प्रोबेबल साइन होंगे और पॉजिटिव साइन, वो सब इन्हीं के अंदर होंगे। लास्ट में जाके हम एक साथ इनको दिखा देंगे। अभी हम एक एक बॉडी के हिसाब से, बॉडी सिस्टम के हिसाब से चेंजेस पढ़ेंगे। पहली हेडिंग रहेगी अपनी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी चेंजेस, बॉडी चेंजेस। हमारी बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, कब कब देखने को मिलेंगे ये, प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें सबसे पहला है हमारा कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, पहली हेडिंग डालेंगे हम कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। पहली हेडिंग डालेंगे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। हाँ, अब दिख रहा है मैडम जी? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहली हेडिंग कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। कार्डियोवास्कुलर से आप क्या समझ रहे हैं? हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर। जो हार्ट होता है वो किसका काम करता है, पंप किसको कराता है, ब्लड को। पंप किसको कराता है, ब्लड को पंप कराता है। तो यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर बताओ, सबसे पहले फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी एक हाइपरबोलिमिया की स्टेज होती है। किसकी स्टेज है? हाइपरबोलिमिया की स्टेज होती है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, प्रेगनेंसी हाइपरबोलिमिया की, हाइपरबोलिमिया की स्टेज होती है, स्टेज होती है। यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर वॉल्यूम जो है, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हाइपरवोलियमिया का मतलब क्या है, हाइपरवोलियमिया का मतलब क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है? तो एवरेज 6.5 लीटर फ्लूइड वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाता है। हमारी बॉडी में जितना फ्लूइड है उससे ज्यादा कितना हो जाएगा, 6.5 लीटर फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.5 लीटर फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी एक स्टेज है जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है या ज्यादा, ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होता है। दूसरा लिखेंगे इसी के अंदर, दूसरा लिखेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम तभी देखेंगे हम एक एक करके। प्लाज्मा वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दूसरा ब्लड वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ब्लड वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, ब्लड के बाद आरबीसी वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हीमोग्लोबिन वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो इन सभी पे ध्यान दो, हीमोग्लोबिन वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चीज और लिखेंगे इसी के अंदर, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहला कौन सा है हमारे पास? प्लाज्मा वॉल्यूम। बताओ प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। अब हमारे अंदर बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया है, फ्लूइड बढ़ गया है तो प्लाज्मा भी एक पार्ट है किसका? फ्लूइड का। तो प्लाज्मा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्लाज्मा भी क्या होता है? बढ़ जाता है। प्लाज्मा भी बढ़ जाता है। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड देखेंगे हम प्रेगनेंसी में तो बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है। ये भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये दोनों चीज समझ में आई। प्लाज्मा वॉल्यूम भी प्रेगनेंसी में बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी प्रेगनेंसी में बढ़ेगा। बताओ आरबीसी वॉल्यूम, आरबीसी कम होती है ज्यादा? आरबीसी भी ज्यादा होती है, यानी कि आरबीसी वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। आरबीसी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन का लेवल बताओ बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है या बढ़ता है? बस देख लो आप, दो यहीं पर कंफ्यूज हो सकते हैं। आप बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, आप बोल रहे हैं बढ़ जाता है, फिर भी कह रहे हैं एनीमिया हो रहा है। बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया क्यों होता है? हर किसी को होता है, सबको होता है। बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन वॉल्यूम भी प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन प्रेगनेंसी में कम हो जाती है। एक चीज ध्यान रखनी है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होगी, बाकी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 40 से 50%। कितना बढ़ता है? 40 से 50% प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर अगर 2.5 लीटर प्लाज्मा है तो 50% और बढ़ेगा, तो 2.5 लीटर में कितना ऐड कर देंगे हम? 2.5 लीटर का 50%, यानी 2.5 लीटर का आधा और बढ़ा दो। 2.5 लीटर का आधा कितना हो गया? 1.25 लीटर। तो 1.25 लीटर और ऐड कर दो उसके अंदर, इतना प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 30 से 40%। कितना बढ़ता है ब्लड वॉल्यूम? 30 से 40% बढ़ता है। आरबीसी वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 20 से 30% बढ़ता है। हीमोग्लोबिन वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 18 से 20% बढ़ता है। 18 से 20% बढ़ता है। लेकिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब समझे क्या? नहीं समझे ना। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब है, ये 1 लीटर पानी लिया हमने, क्या लिया? 1 लीटर पानी लिया। इस 1 लीटर पानी के अंदर, जैसे हम अपनी बॉडी में बोलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारी बॉडी में? नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 14, इतना ही होता है ना। 12 से 16 17 तक नॉर्मल होता है। अब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर ये पानी है, और पानी के अंदर जो नमक की मात्रा है वो है 12 से 16 ग्राम %। कितना है? 12 से 16 ग्राम %। 12 से 16 ग्राम %, यहां तक है, ध्यान रखना, यहां तक है ना। तो इसमें अभी क्या है, ये नमक और पानी का कंसंट्रेशन ऐसा है कि ये पीने लायक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें हमने क्या किया, हमने पानी बढ़ा दिया इतना। पानी पहले कितना था? ये 1 लीटर। कितना था? 1 लीटर था ये पानी। अब उसकी जगह कितना कर दिया? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर कर दिया हमने। कितना कर दिया? 1.5 लीटर कर दिया। यानी पानी का वॉल्यूम हमने क्या कर दिया? 1.5 लीटर, यानी 50% पानी बढ़ा दिया। कितना पानी बढ़ा? 50% बढ़ा। अब बताओ नमक कितना था इसके अंदर? 12 से 16।
उसको हम 50% ना बढ़ा के इसको हम 50% बढ़ाएंगे तो ये इक्वल होगा, तो ये पीने लायक होगा, यानी कि स्वाद आएगा इसके अंदर। लेकिन हमने कितना बढ़ाया, मात्र 20%। नमक कितना बढ़ाया, जिसमें पानी ज्यादा बढ़ा दिया, नमक आपका कम बढ़ पाया। पर नमक भी बढ़ा लेकिन कितना बढ़ा, थोड़ा सा कम एलिवेट हुआ। तो अब बताओ उसमें स्वाद आएगा क्या। यही चीज यहाँ हुई है आपकी फीमेल के ऊपर। फीमेल में प्लाज्मा ज्यादा बढ़ गया, पानी ज्यादा बढ़ गया, हीमोग्लोबिन था वो भी बढ़ा, मैंने मना नहीं किया नहीं बढ़ा, वो भी बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि उसको डाइल्यूट कर पाए। पहले जैसी कंडीशन, पहले जैसा पानी उसके अंदर नॉर्मल हो पाए, थिक हो पाए, नहीं। अब ब्लड कैसा रहेगा फीमेल का, पतला रहेगा। यानी हीमोग्लोबिन का लेवल तो बढ़ा लेकिन हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो गई, कम रह गई। समझ आया क्या। तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फीमेल के अंदर कम होती है और हीमोग्लोबिन का लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। लेवल तो बढ़ता है लेकिन कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, कम रह जाती है। इसलिए हमने लिखाया था यहाँ पर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, कम रहेगी। बताओ क्लियर क्या, अच्छा समझ आया क्या। चलिए तो दूसरा, अब मैंने बताया कि प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। बताओ ब्लड जो है वो मोटा रहेगा या पतला, आपकी तरह मोटा रहेगा मेरी तरह पतला। ब्लड कैसा होता है, पतला होता है ना। ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, ड्यू टू, अच्छा मैं इंग्लिश लिखने लगा हूं, इसको हम हिंदी लिख लेते हैं, है? सांद्रता लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा उसके अंदर, है ना। चलिए इधर देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं कि अब जो कंसंट्रेशन थी हीमोग्लोबिन की वो क्या हो गई, कम हो गई, यानी पानी का लेवल बढ़ गया। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल का हम ब्लड देखेंगे वो कैसा होगा, थिन होगा। कैसा होगा, थिन होगा। मोर हीमोडाइल्यूशन, मोर हीमोडाइल्यूशन, मोर का मतलब ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, मोर हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन मतलब पतला ब्लड या थिन ब्लड, क्या लिख सकते हैं इसको, थिन ब्लड। और हीमोडाइल्यूशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान बताओ ब्लड कैसा होता है, पतला या फिर थिक, थिन होता है या फिर थिक, थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड है वो कैसा रहेगा, थिन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्यों हो गया थिन, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा पानी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड कैसा होता है, थिन होता है। इसका एक फायदा है, एडवांटेज, इसका एक क्या है, एडवांटेज। क्या एडवांटेज है, चलिए एडवांटेज बाद में देखेंगे। ये जो थिन ब्लड है ये क्या कर लेता है, इजिली ऑक्सीजन को तो पकड़ लेगा, इजिली ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और इजिली ही छोड़ देगा। ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बढ़ता है वो बहुत जल्दी से क्या कर देता है, उसको छोड़ भी देता है ना। इजिली रिमूव O2, इजिली रिमूव O2। ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को बहुत आसानी से छोड़ देता है, ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को बहुत आसानी से छोड़ देता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है बच्चे को। इसके कारण क्या होती है इसमें, इजिली रिमूव O2, हाँ ये इजिली ऑक्सीजन को छोड़ देता है। रिमूव मतलब बोले तो छोड़ना, ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देता है, ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देता है। जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किसके साथ में अटैच रहती है, हीमोग्लोबिन के साथ में, और हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच रहता है, आरबीसी के साथ में। तो अब जो हीमोग्लोबिन चिपका हुआ है ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीजन को जल्दी से छोड़ देगा और जल्दी से बच्चे की तरफ भेजने का काम कर देता है। ट्रांसफर टू फीटस, और फीटस को ट्रांसफर होता रहता है, बच्चे को ट्रांसफर होता रहता है। पतले ब्लड का बताओ एक फायदा, कि वो ऑक्सीजन को जल्दी से छोड़ देता है और बच्चे को ट्रांसफर होता रहता है, बच्चे को ट्रांसफर
होता रहता है। पतले ब्लड की वजह से हीमोडाइल्यूशन, थिन ब्लड की वजह से, थिन ब्लड की वजह से प्रेगनेंसी में ईएसआर 4 गुना बढ़ जाता है। कितना? 4 गुना बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी बताओ ईएसआर कम आता है या ज्यादा? ज्यादा आता है। हमारे अंदर नॉर्मल ईएसआर कितना रहता है? नॉर्मल ईएसआर कितना? नॉर्मल ईएसआर 0 से 18 या फिर 0 से 22। ये तो हो गया मेल के अंदर, और 0 से 22 फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर नॉर्मल ईएसआर है ये, है ना। अब हम अपना चेक कराएंगे तो कितना आएगा हमारा एवरेज, हम सबका कितना आएगा, कोई बीमारी नहीं है तो समथिंग बीच की वैल्यू आएगी ना इसकी, समथिंग 10 के समथिंग निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 10 mm/आवर निकल के आएगा। और प्रेगनेंसी हो जाए तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। 10 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 mm/आवर। 40 mm/आवर। तो प्रेगनेंसी के दौरान ईएसआर प्रेगनेंसी के दौरान कितना हो जाएगा? लगभग 40 mm/आवर आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा प्रेगनेंसी के दौरान? 40 mm/आवर। ये यूनिट होती है पर आवर। 1 घंटे में चेक किया जाता है ईएसआर, है ना, इसलिए इसके पीछे यूनिट क्या लगाते हैं? mm/आवर। जैसे ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है? mm/hg, mm/hg। इसकी यूनिट क्या है? mm/आवर। तो mm/आवर है। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो ईएसआर होता है वो इतना आता है। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल तो ये है आपका, नॉर्मल आपका ये है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ के 4 गुना बढ़ जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी में कितना बढ़ता है? 4 गुना बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 4 गुना बढ़ता है। तो ये जो मैंने चीज बताई अभी तक वो क्लियर हो गई क्या? सारी की सारी बताइए। प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ता है प्रेगनेंसी में? 40 से 50%। ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 30 से 40%। आरबीसी वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 20 से 30%। हीमोग्लोबिन वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 18 से 20%। और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम होती है? कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जिसकी वजह से ब्लड थिन होगा या थिक? थिन हो जाएगा। थिन ब्लड की विशेषता क्या है कि ये आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और ये ऑक्सीजन जल्दी छोड़ देगा तो किसको मिलेगी? बच्चे को मिलती रहेगी। बच्चे को कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है। दूसरा एडवांटेज, ये जो ब्लड पतला होगा इसके कारण ईएसआर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर ईएसआर कितना बढ़ जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर ईएसआर कितना बढ़ता है? 4 गुना बढ़ जाता है। बताइए क्लियर है क्या? चलिए, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में ही अभी हम देख रहे हैं, इसी के अंदर अभी हम देख रहे हैं दूसरा आ जाएंगे पीछे रिटर्न होके, उतना सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। दूसरा हम देख रहे हैं हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इतने तो बात समझ में आ रही है क्या? इसको भी हिंदी में लिखूं? हाँ, हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक प्रेग्नेंट फीमेल की बताइए हार्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाती है। हार्ट रेट भी क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है? प्लस 10 से 15 बीट्स पर मिनट एक्स्ट्रा आएंगे। नॉर्मल जो आती है उसमें कितना ऐड होके आएगा? 10 से 15 बीट्स पर मिनट एक्स्ट्रा। 10 से 15 बीट्स पर मिनट एक्स्ट्रा। बताइए नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। कितनी होती है ना? 72 बीट्स पर मिनट। इसमें कितना ऐड हो जाएगा? 10 से 15 एक्स्ट्रा आएंगे। तो अब प्रेग्नेंट फीमेल में जो हार्ट रेट होगी कितनी आएगी? 80 से 85। कितनी आएगी? 80 से 85 इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होती है ये? 80 से 85 बीट्स पर मिनट आती है। कितनी आती है? 80 से 85 बीट्स पर मिनट। प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट रेट बताओ बढ़ती है या कम होती है? बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10 से 15 बीट्स एक्स्ट्रा आते हैं। तो नॉर्मल हार्ट रेट होगी फीमेल की कितनी होगी?
80 से 85 बीट्स पर मिनट होती है। दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, पहले तो ये बताओ। हाँ, हार्ट के द्वारा एक बार पंप किया गया, हार्ट के द्वारा एक बीट किया हुआ ब्लड, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हार्ट ने एक बार बीट किया, उस दौरान कितना ब्लड बाहर निकल के आया, कितना ब्लड। सबका दिल धड़क रहा है या सबका बंद है, धड़क रहा है, तो धड़क रहा है, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार धड़क। मैं बोल रहा हूं एक बार धड़कने में कितना ब्लड बाहर भेजता है। आपके आर्टरी और आउटर ब्लड जाता है नीचे की तरफ, एक बार पंप किया इसने, मैं 72 बार की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं एक बार पंप किया तो एक बार में कितना ब्लड भेज देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ जी, एक बीट के दौरान, एक हार्ट बीट के दौरान पंप किया हुआ ब्लड, पंप किया हुआ ब्लड क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। एक बीट के दौरान पंप किया हुआ ब्लड क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। और बताइए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल 70 होता है। नॉर्मल कितना होता है, प्रेगनेंसी के अंदर ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ये भी 10 से 15 ml एक्स्ट्रा आते हैं, 10 से 15 ml पर बीट एक्स्ट्रा आएगा। पर बीट एक्स्ट्रा आएगा। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारा और तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना है, 70 ml। कितना है, 70 ml। प्रेगनेंसी के दौरान ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, प्रेगनेंसी के दौरान ये स्ट्रोक वॉल्यूम 10 से 15 ml एक्स्ट्रा आएगा इसमें, तो नॉर्मल 17 था तो अब कितना आएगा, 80 से 85 ml पर बीट। बीट बोले तो एक हार्ट बीट के दौरान निकला हुआ ब्लड क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। मैंने बताई आपको हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, कितनी होती है 72। कितनी बीट्स बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, 10 से 15 बीट्स एक्स्ट्रा आएंगी। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है, 70 ml होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कम होता है ज्यादा, ये भी ज्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल कितना 70, प्रेगनेंसी के दौरान कितना 80 से 85 ml। क्लियर है क्या। इसी तरह से हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट, क्या देखते हैं, कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है, कार्डियक आउटपुट का मतलब बताओ आप। ब्लड बाहर निकलता है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब बताओ। ब्लड बाहर तो स्ट्रोक वॉल्यूम में भी निकल रहा है, आउटपुट हम बोलते ना, आउटपुट में भी बाहर आएगा, तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में चेंजेस क्या हुए, कुछ तो डिफरेंस होगा। ब्लड तो बाहर आ रहा है भाई, रास्ता अलग है क्या, सेम है? तो फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में। कार्डियक आउटपुट का मतलब आप बताओ, कोई भी बताओ। वेरी गुड। 1 मिनट के दौरान कितना ब्लड पंप कर दिया जाता है ना, यानी कि 1 मिनट में कितनी बीट्स आती है, 72 बीट। तो 72 बीट में कितना ब्लड बाहर किया आपके हार्ट ने, वही क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। 1 मिनट के दौरान, 1 मिनट के दौरान
पंप किया हुआ ब्लड, पंप किया हुआ ब्लड क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। समझ में आया कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या है? हार्ट ने एक बार बीट किया क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट ने 72 बार बीट किया, यानी 1 मिनट तक बीट किया, उस 1 मिनट के दौरान कितना ब्लड बाहर गया, वो क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा या कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। बताओ जल्दी से कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। कार्डियक आउटपुट को मैं ऐसे लिख सकता हूं अब, क्योंकि मैंने पूरा नाम तो लिख दिया इधर। कार्डियक आउटपुट समझ जाएंगे। कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट का निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हार्ट रेट से। क्या निकल के आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है? कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाता है। जैसे कि बताओ किसी एक पर्सन का हम निकालने जा रहे हैं कार्डियक आउटपुट। बताओ आपकी पल्स रेट कितनी चल रही है? 70। कितनी चल रही है? और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70 ml। हार्ट रेट भी कितनी है? 70। कितनी है? 70। इतनी होगी ना? 70, 72, 75, 68, 65 इतनी निकल के आती है। इसी के 70 के आसपास ही निकलेगी सबकी हार्ट रेट। हाँ नॉर्मल तो इतनी होगी। तो हमने एवरेज ले लिया कि हमारी पल्स रेट 70 बीट्स पर मिनट चल रही है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? नॉर्मल 70 ml है। कितना है? तो बताओ जल्दी से कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा? 49,900 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर। यानी कि 5000 ml होता तो 5 लीटर हो जाता ना पूरा। तो ये कितना हो गया? लगभग 5 लीटर। इतना 1 मिनट के अंदर ब्लड कितना फ्लूइड को बाहर निकालता है? 5 लीटर को बाहर निकालता है। कितना निकालता है बाहर? 5 लीटर फ्लूइड बाहर निकालने का काम करता है। बस मैं यही तो पूछ रहा था। बताओ प्रेगनेंसी के अंदर कार्डियक आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कार्डियक आउटपुट इन प्रेगनेंसी, कार्डियक आउटपुट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होगा या ज्यादा? ज्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे कार्डियक आउटपुट को? निकालने का फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ऐसे ही तो निकालेंगे। तो बताओ जल्दी से प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया था? 80। और हार्ट रेट कितनी हो गई थी? कितना निकल के आएगा? 6400 ml पर मिनट। कितना होता है ये? 6400 ml पर मिनट, यानी 6.5 लीटर 1 मिनट के अंदर पंप करेगा। प्रेगनेंसी में कितना पंप करता है? 6.5 लीटर। प्रेगनेंसी में कितना पंप करता है? 6.5 लीटर ब्लड को पंप करने का काम करता है। बताइए क्लियर? कितना क्लियर है? सारी चीज क्लियर है? सेव हो रही है माइंड में? अगर सेव नहीं हो रही है तो फिर कोई मतलब की नहीं रहेगी चीजें। रट्टाफिकेशन थोड़ी करना है इधर, तो चीजें समझनी है आपको। समझने के लिए मैंने क्या बताया आपको? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कार्डियक आउटपुट का। कौन सा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, निकल के आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या होता है? बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो। ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड। ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या है? ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या है? स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट साउंड को सुनना। क्या कहलाता है? ऑस्कल्टेशन कहलाता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हार्ट रेट को जो हम सुनते हैं, धड़कन को जो हम सुनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कल्टेशन कहते हैं। तो बताओ कौन से लेवल पे जाके हम ऑस्कल्टेट करेंगे? हार्ट साउंड को कहां पर सुनेंगे? नॉर्मल लोकेशन ऑफ हार्ट साउंड, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। चलिए ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड कहां पर सुनते हैं इसको?
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस कौन से होते हैं? रिब्स के बीच में जो स्पेस है, रिब्स के बीच में जो गड्ढे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। ऊपर से चेक करते हैं, पहला गड्ढा पहला इंटरकोस्टल स्पेस, दूसरा है तो दूसरा इंटरकोस्टल स्पेस, तीसरा है तो तीसरा इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th तक निकलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये तो हमने देख लिया नॉर्मली। ऑस्कल्टेशन ऑफ हाइट साउंड इन प्रेगनेंसी। अब बताओ प्रेगनेंसी के दौरान कहां पर सुनेंगे? लोकेशन ऑफ हाइट साउंड, हाइट साउंड की लोकेशन क्या रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पर सुनते हैं इसको हम? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। फीटस के अंदर, फीटस ऐसे लिख सकते हैं इसको, लोकेशन ऑफ हाइट साउंड, लोकेशन ऑफ हाइट साउंड इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर क्या रहेगी लोकेशन? न्यूबॉर्न के अंदर क्या रहेगी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सी रहेगी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। चौथे इंटरकोस्टल स्पेस पे हम बच्चे की धड़कन को सुनते हैं। नॉर्मली हम अपने अपने अंदर कहां पर सुनेंगे? फिफ्थ पे। प्रेगनेंसी में कहां सुनेंगे? फोर्थ पे। और बच्चे के अंदर कहां सुनते हैं? फोर्थ पर ही सुनने का काम करते हैं, फोर्थ पर ही सुनते हैं। चलिए बताओ हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाइट के अंदर स्लाइटली हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइट के अंदर स्लाइटली हाइपरट्रॉफी हो जाती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बढ़े हुए हार्मोन के कारण। हाइट का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइट जो होता है वो नॉर्मल लोकेशन से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर हमारा बताइए, हमारे अंदर हाइट कहाँ है? लेफ्ट साइड पर है। फीमेल प्रेगनेंसी में हाइट के लोकेशन क्या हो जाती है? राइट साइड, है ना। राइट साइड नहीं होती, इधर नहीं आता हाइट, नहीं आता है, फिर कहाँ जाता है? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कहां पर शिफ्ट होता है? थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। ये लोकेशन होती है साउंड की। ओके, हाइट की, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान स्लाइटली, स्लाइटली बोले तो हल्की सी, स्लाइटली हाइपरट्रॉफी seen in हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के अंदर स्लाइटली क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्लाइटली हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट थोड़ा सा, हार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर एंड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मसल्स शिफ्ट हो जाता है। बताओ क्या इफेक्ट पड़ता है हाइट पे? हाइट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और बाहर की तरफ आ जाता है, इसलिए जो लोकेशन है हाइट साउंड की वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पहले हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुन रहे थे, अब हाइट था वो ऊपर की तरफ चला गया, अब हाइट ऊपर जाएगा तो वहां से जो साउंड आती थी S1 S2 की, वो साउंड अब कहां से आएगी? थोड़ी सी ऊपर से आएगी। इसलिए अब हम कहां पर सुनेंगे वो लोकेशन को? हम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। प्रेगनेंसी के दौरान कहां पर सुनते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से साउंड को सुनने का काम करते हैं। कहां पर सुनते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से सुनने का काम करते हैं। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? तो मैंने यहां पर बताया हाइट के अंदर, पहला बताओ हाइट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये तीनों चीज बढ़ जाती है और यही तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना समझ लो, बढ़ जाती है। कितना बढ़ रही है उस पर ध्यान मत दो आप, मैंने जो अंदर कराया है वो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन बाहर की चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं ब्लड प्रेशर।
प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रेगनेंसी का इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। तो अगली हेडिंग लगाइए, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब बताओ, प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है या कम होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आप सबने बीपी चेक करवाया होगा, आप सबने नहीं, आपके रिलेटिव ने, घर वालों ने बीपी चेक करवाया प्रेगनेंसी के दौरान? नहीं करवाया? नहीं कराया? कराया है ना? तो बताओ बीपी कैसा मिलता है? बढ़ा हुआ। बीपी कैसा मिलता है? बगलेटो कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी, वो अब नॉर्मल कंडीशन होती है जिसका बीपी बढ़ रहा है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है वो, है ना? वो फिर डिजीज में जाने लगेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होने लगती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है। क्यों नहीं बोल रही है सर बढ़ता है? क्यों बोला था तुमने? उसकी आवाज आ रही थी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। ये तो निकल आई आवाज। क्या बोला तुमने अभी? आए? कैसी कैसी आवाज निकालती हो आप? इधर देखो, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? सही है। क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि प्रेगनेंसी में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी में? बढ़ जाती है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है प्रेगनेंसी में? बढ़ जाता है। जब इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा उतना ही, ये बताओ क्या कराएगा? ज्यादा वैसोडाइलेशन कराएगा। क्या कराएगा? उतना ही ज्यादा वैसोडाइलेशन होगा। जितना ज्यादा वैसोडाइलेशन होगा, जितना ज्यादा वैसोडाइलेशन होगा उतना ही सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको मैं इधर पूरा नाम लिख दे रहा हूं, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है प्रेगनेंसी में? कम हो जाती है। अरे कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। रेजिस्टेंस को कैसे हम चेक करते हैं? रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं? रेजिस्टेंस होती क्या? रुकावट, अवरोध। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट या अवरोध। जैसे कि आप बताओ, मोटर किस किस के घर में लगी हुई है? सबके घर में लगी है। सुबह पानी कौन चलाता है? नहाने के टाइम। मेरा नहीं भागाते हो? चलाते हो ना? अच्छा, पाइप किसने पकड़ा है? अपने हाथ से पकड़ा है। अच्छा बताओ, वो मोटर है आपके, मैं बोल रहा हूँ कि 3 सेंटीमीटर का पाइप है वो। मोटर के अंदर क्या, जो बड़ी मोटर लगी हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ अभी ऐसे समझ लो कि जो मोटर का पाइप है वो 3 सेंटीमीटर का है, उसके अंदर नॉर्मल पानी अभी चल रहा है, नॉर्मल पानी चल रहा है। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? मैंने बोला कि पाइप को आगे दबा दो तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस, मैं बोल रहा हूं कि जो पानी आ रहा था उसमें बड़ा पाइप लगा दो चौड़ा, तो बताओ प्रेशर कम होगा या ज्यादा? कैसा होगा? कम हो जाएगा। तो वो एक पाइप का एग्जांपल लो। पाइप अगर चौड़ा हो गया तो पानी आराम से निकलेगा, उसके अंदर कोई भी प्रेशर वो दूर तक नहीं जा पाएगा। और अगर पाइप पतला है, पानी ज्यादा है उसके अंदर, तो पानी का प्रेशर कैसा होगा? जैसे मैंने बताया कि उसका आप किनारे वाला साइड दबा दो
तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस हो गई, वहां पर रेजिस्टेंस हो गई, और जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ेगी उतना ही प्रेशर, और जितना रेजिस्टेंस कम होगी, यानी जितना ज्यादा पाइप चौड़ा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो बताओ प्रेशर भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। अब बताओ सिस्टेमिक मस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हुई है, कम हुई है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो बीपी बढ़ता, रेजिस्टेंस कम हुई है तो बताओ बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीपी कम होता है। बीपी तो समझ गए ना, बीपी कम क्यों हो रहा है, बीपी कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने पाइप को चौड़ा कर दिया है। पाइप कौन से आपके अंदर, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो गई है, डायलेट हो गई है। डायलेट होने की वजह से सिस्टेमिक मस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। अब जितना एसबीआर कम होगा उतना ही बीपी कम होगा, जितना एसबीआर ज्यादा होगा उतना ही बीपी ज्यादा होता है, उतना ही बीपी ज्यादा होता है। क्लियर, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसके बाद में बीपी के बाद में फीमोरल वेन प्रेशर। फीमोरल वेन है, ये जा रही है नीचे की तरफ, फीमोरल आर्टरी नीचे की तरफ जाती है और वहां से ऊपर की तरफ जो ब्लड को लेके आती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फीमोरल वेन। सपना क्या हो गया है, फीवर आ रहा है, अभी चला जाएगा, अभी आ रहा हूं। अब देखो फीमोरल वेन प्रेशर, डालिए हेडिंग अगली, फीमोरल वेन प्रेशर। फीमोरल वेन प्रेशर, फीमोरल वेन प्रेशर, फीमोरल वेन प्रेशर, फीमोरल वेन प्रेशर। बताइए फीमोरल वेन प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 8 से 10 सेंटीमीटर H2। नॉर्मल कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर H2O इन प्रेगनेंसी, और वो भी सिटिंग एंड सुपाइन पोजीशन। अब फीमेल या तो बैठी है या फिर लेटी है, फीमेल या तो बैठी है या फिर लेटी है, तब ये फीमोरल वेन प्रेशर कितना हो जाएगा, 20 से 30 सेंटीमीटर H2O। कितना हो जाएगा, 20 से 30 सेंटीमीटर H2O हो जाता है। यानी कि फीमोरल वेन प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो फीमोरल वेन, वेन का क्या काम है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किधर की तरफ ले जाना, हार्ट की तरफ ले जाना, यही तो काम होता है वेन्स का। तो यहाँ पर फीमोरल वेन क्या कर रही है, नीचे से फ्लूइड को ऊपर की तरफ ला रही है, यस और नो। और बीच में मैं बोल रहा हूँ कि यूट्रस है, उस यूट्रस के अंदर वेट ज्यादा बढ़ गया, फीटस ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इंफीरियर वेना केवा दबा दी, जो नीचे पाइप है ना, इंफीरियर वेना केवा नीचे से हार्ट में लेके जा रहा है, उसको दबा दिया है। अब बताओ पाइप दब गया है तो वो प्रेशर अच्छे से आ जाएगा, पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कहाँ बढ़ जाएगा, फीमोरल वेन में। कहाँ बढ़ेगा, फीमोरल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 20 से 30 सेंटीमीटर H2O हो जाता है। कौन सी कंडीशन में, सिटिंग एंड सुपाइन पोजीशन में। इन स्टैंडिंग पोजीशन अगर फीमेल खड़ी हो जाए तो ये प्रेशर कितना होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में ये प्रेशर कितना हो जाता है, लगा लो आप अनुमान 80 से 100 सेंटीमीटर H2O। कितना हो जाता है, 80 से 100 सेंटीमीटर H2O। हाँ अगर फीमेल खड़ी हो गई तो ये प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा, 80 से 100 सेंटीमीटर H2O हो जाता है। बताइए क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर और क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंकोप is more common during pregnancy। प्रेगनेंसी के दौरान सिंकोप बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अच्छा इसका मैनेजमेंट अभी खत्म कर देते हैं, ऊपर वाले का इसको बाद में लिखेंगे। सिंकोप को मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैंडिंग पोजीशन में प्रेशर कैसा हो गया है, ज्यादा, यानी नीचे वाला फ्लूइड ऊपर नहीं आ पा रहा, तभी तो प्रेशर बढ़ा है।
तो ऐसी कंडीशन में फ्लूइड कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, जिसकी वजह से लेग्स एडिमा देखने को मिलता है। कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा, एंकल एडिमा। कौन सा, एंकल एडिमा, कॉमन इन प्रेगनेंसी। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एडिमा देखने को मिलता है, एंकल एडिमा देखने को मिलता है। कौन सा एडिमा, एंकल, यानी आप देखेंगे पैर पे नीचे क्या होती है फीमेल के, स्वेलिंग होती है। क्या होती है, स्वेलिंग होती है। बताओ प्रिवेंशन कैसे करोगे, इसका रोकथाम उपाय क्या है आपका, हाँ जी, पिलो लगा दो। क्या करना है आपको, पिलो लगाने अंडर दी फुट, पिलो अंडर द फुट के नीचे क्या लगाना है आपको, पिलो लगाना है। फुट के नीचे पिलो लगा देंगे तो पैर उठ जाएंगे, पैर उठ जाएंगे तो वो प्रेशर क्या होगा, पीछे की तरफ जाता रहेगा। एंड एडवाइज करेंगे फीमेल को, क्या एडवाइज टू फीमेल, इस फीमेल को एडवाइज क्या करना है आपको, इस फीमेल को एडवाइज क्या करना है कि आपको एक पोजीशन में सोना है। वो कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इस पोजीशन में सोने के लिए बताएंगे। अब बताओ लेफ्ट लेटरल पोजीशन सोएंगे तो इंफीरियर वेना के बाद राइट साइड में था, इधर की तरफ क्या चला गया, फिटस चला गया, तो जिसकी वजह से अब प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर किस पर नहीं पड़ेगा, इंफीरियर वेना के बाद प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न होगा, वो अच्छे से होता रहेगा। वीनस रिटर्न अच्छे से होता रहेगा, और वीनस रिटर्न अच्छे से हो जाएगा तो फिर एंकल एडिमा फिर नहीं रहेगा। क्लियर है, तो हाँ जी, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए एडवाइज करते हैं। प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन के लिए एडवाइज किया जाता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए एडवाइज किया जाता है। प्रेगनेंसी में लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए एडवाइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंकोप, मैंने अभी बताया था सिंकोप, हाँ जी, उसी को हेडिंग डालिए। हो गया इतना, नोट डाउन हो गया। सिंकोप कॉमन इन प्रेगनेंसी, कॉमन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सिंकोप कॉमन है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या देखने को मिलता है, कॉमन सिंकोप देखने को मिलता है। मतलब क्या है इसका, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, थोड़े से समय के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देना, थोड़े से समय के लिए। देखा होगा फीमेल को चक्कर आ रहा है, आंखें बंद हो गई, फीमेल गिरने वाली है, 2 मिनट उसको लिटा दो, लिटाने के बाद फिर उठा लो, ठीक उठेगी। ऐसा होता है ना, होता है, जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी में ही होता है, आप सभी को भी होता है। बैठे बैठे अभी कह देंगे उठ जाओ, एकदम से आप उठेंगे तो एकदम से क्या हो जाती है, कॉन्शियसनेस लॉस। आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाता है, चक्कर से आने लगते हैं और गिरने वाले होते हैं। गिरने से पहले हम किसी को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं ना, और पकड़ लेते हैं तो हम गिरने से बच जाते हैं। ऐसा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिंकोप। ए लाली क्या बोलते हैं उसको, सिंकोप, क्या बोलते हैं, सिंकोप। क्या बोला जाता है इसको, सिंकोप, यानी थोड़े से समय के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देना। थोड़े से समय के लिए या टाइम के लिए कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस होना, लॉस होना क्या कहलाता है, सिंकोप कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंकोप कहलाता है। थोड़े से टाइम के लिए कॉन्शियसनेस का लॉस होना क्या कहलाता है, सिंकोप कहलाता है। सिंकोप कॉमन है, प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, ये प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है। अब बताओ कैसे रोकेंगे इसको, रोकथाम बताइए।
प्रिवेंशन कैसे करना है आपको, प्रिवेंशन कैसे करना है, फीमेल को एडवाइज करना है, किसको, एडवाइज टू फीमेल, फीमेल को क्या एडवाइज करोगे, क्या एडवाइज करोगे, आप बोलोगे कि सुन बहन या सुन भाभी या सुन भौजाई जो भी आपकी लगती हो, उसको क्या एडवाइज करोगे कि आपको सबसे पहले सीधे लेटे हैं तो लेट के सीधे से खड़े नहीं होना है, आप पहले सीधे, आपकी आंख खुल गई 2 मिनट लेटे रहो, लेटने के बाद उठ के बैठ जाओ, आप 2 मिनट बैठी रहो, बैठने के बाद में फिर खड़े होना है, ये नहीं सुपाइन से सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाओगी, और आपको बचाने वाले अभी है नहीं, वो तो बाहर है, जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल में है, तो बताओ कैसे आएंगे, वो बचाने के लिए आएंगे क्या, नहीं आएंगे, तो आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद ही उपाय करना पड़ेगा, क्या उपाय करना है, हाँ जी, सबसे पहले सुपाइन टू सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, पहले हमें क्या करना है, सुपाइन से सिटिंग पोजीशन में जाना है, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में जाना है, स्टैंडिंग पोजीशन, डायरेक्ट हम अगर हम करेंगे सुपाइन से सीधे स्टैंडिंग हो जाएंगे, सुपाइन से सीधे हम खड़े हो जाएंगे तो सिंकोप आ जाएगा, सिंकोप बोले तो लॉस हो जाएगी कॉन्शियसनेस, इससे बचने के लिए क्या करना है, सुपाइन से सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग से स्टैंडिंग, ऐसा क्यों होता है, आप एकदम से खड़े हुए, बॉडी ने इक्विलिब्रियम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बीपी एकदम से कम हो जाता है, अचानक से बीपी कम हुआ और आप गिर पड़ेंगे, है ना, इससे बचना है तो आप पहले सुपाइन से सिटिंग पोजीशन में जाओ, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में जाओ, बचे रहोगे, फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे, है ना, और हरकतबाजी की पकड़े जाओगे, हाँ, तो सिंकोप से हम इस तरह से प्रिवेंशन कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्लाज्मा प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप की, अरे बता दो जल्दी से, प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप की, आज भी पढ़ रहे थे आप, 3 टाइप की, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी में, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन बताइए क्या होती है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन कम होगी या ज्यादा, ज्यादा हो जाती है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बट प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन वो हीमोग्लोबिन के जैसा हाल है इसका, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन ये क्या हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, कम हो जाती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाती है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन तो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, लेकिन कंसंट्रेशन प्रोटीन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी वजह से और ब्लड पतला हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसी में हम देखते हैं रेशियो, रेशियो ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेशियो कितना होता है, नॉर्मल रेशियो कितना होता है, 2:1, कितना होता है, 2:1, प्रेगनेंसी के अंदर रेशियो इन प्रेगनेंसी, रेशियो इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ये रेशियो कितना हो जाता है, 1:1, नॉर्मल रेशियो और प्रेगनेंसी के अंदर रेशियो दोनों ही याद कर लो आप, नॉर्मल ये है और प्रेगनेंसी के दौरान वाला 1:1, 1:1, यानी कि क्या हुआ प्रेगनेंसी के अंदर, कौन सी प्रोटीन कम हो गई, कौन सी बढ़ गई, पहले एल्बुमिन ज्यादा थी ग्लोबुलिन कम थी, अब एल्बुमिन कम हो गई ग्लोबुलिन थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए ये रेशियो कैसा हो जाता है प्रेगनेंसी में, बराबर हो जाता है, प्रेगनेंसी में रेशियो कैसा हो जाता है, तो ये याद रखना, ये वाला तो आपको याद रखना ही रखना, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन, है ना,
प्लाज्मा प्रोटीन वाला नॉर्मली बिना प्रेगनेंसी के भी पूछ सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर ये वाला याद रखना है, 1:1, 1:1, 1:1। चलिए बताओ क्लॉटिंग फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फाइब्रिनोजन एक तरह की प्रोटीन है ना, और फाइब्रिनोजन सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करती है। सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं, लिवर के अंदर। सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं, लिवर के अंदर। रहते कहाँ है, प्लाज्मा में। रहते कहाँ है, प्लाज्मा पार्ट के अंदर रहते हैं। तो बताइए प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर पर। टोटल नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। यहाँ गोली मार दी थी किसी ने बेटा, ये क्या कर दिया है, हटा दिया। अब मसा था, बढ़िया था पागल, लग रहा था वो। क्या ये बीड़ी से जलाया जाता है, सिगरेट से है, पता नहीं, पता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं, 13 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के आप सबको पता है क्लॉटिंग फैक्टर 13 हो रहे हैं। मैं नहीं जा रहा ब्लड वाली क्लास में अभी, मैं आपको बता रहा हूँ प्रेगनेंसी के दौरान क्या चेंजेस हो जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर पर, है ना। तो ध्यान रखो 11 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एंड 13 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ता है या कम होता है, इनका लेवल बढ़ता है या कम होता है, इनका लेवल कम हो जाता है। 11 नंबर और 13 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं। बाकी अदर क्लॉटिंग फैक्टर, अदर क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। अदर में कौन से, अब जिनको छोड़ दो, 11 और 13 को छोड़ दो, बाकी 1 से लेके 13 तक सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं। ओनली और ओनली 11 नंबर और 13 नंबर को छोड़ के, 11 नंबर और 13 नंबर को छोड़ के, 11 नंबर और 13 नंबर को छोड़ के बाकी के सारे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं। बताइए कम कौन से होते हैं, 11 और 13 कम होते हैं। बताइए बढ़ते कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 है। देख रही हो, देख रही हो, देख रही हो, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है दिमाग, कहाँ चल रहा है दिमाग। 11 और 13 कम होंगे, बाकी के सारे बढ़ जाएंगे, बाकी के सारे बढ़ जाते हैं, बाकी के सारे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट देख रहे हैं हम, इसका कार्डियोवास्कुलर चेंजेस हुए थे उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं। या प्रिवेंशन हेडिंग डाल सकते हैं, प्रिवेंशन रोकथाम ऑफ, हाँ जी। क्यों भूल जाओगी, क्यों भूल जाओगी आप बताओ, 1 साल तक पढ़ा है एक ही चीज, अरे इतनी जल्दी पढ़ाओगे तो भूल जाएंगे। कम करके क्या वो चीज ये बताओ, मैं उसको धीरे कर दूंगा तो क्या वो चीज ज्यादा आ जाएगी आपके पास, ज्यादा आ जाएगी कैसे। कैसे, कंपटीशन से तो आप बाहर चल रही हो मेरे ख्याल से। थोड़ा सा बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ आप अपने, ठीक है, बाकी आप काम काम मान लेंगे, बाकी आप हमारा भी काम मानो थोड़ा सा, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब तक की चीज समझ में आई, कम आई है, क्या चीज कम आई है बताइए, क्या। हाँ जी मैडम आप बताओ, पकड़ पा रही हो आप, जिस दिन पहले दिन आई थी और आज आई हैं कुछ चेंजेस हैं। अरे अंतर था या नहीं, मतलब कैसे बढ़ाया ये आपने, कैसे बढ़ाया। मैडम कितने दिन हो गए आते होते, मैडम मेरी पहली क्लास है, मेरी क्लास में आप ऐसे कर रही हो, नखरे दिखा रही हो मुझको, पहले पहले दिन ही क्यों, समझ में आएगा ना मैडम, हमने कब मना किया नहीं आएगा। ये चीजें आपने पढ़ी नहीं है बिल्कुल, ये बात सही है, यस।
मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो चीज जितनी देर तक ज्यादा रहेगी उतना ही उसको याद रखा जा सकता है। जो चीज बिल्कुल सामने नहीं आती तो वो चीज हमको समझ में क्या, आंखों के सामने से भी गायब हो जाती है ना। मतलब क्या है इसका, जो चीज आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं है अभी तक, अब इनके बाद आज से आप पढ़ने लगोगी। हाँ, आप प्लेसेंटा वाला रेशियो पढ़ा है, तो प्लेसेंटा के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है या नहीं है? या प्लेसेंटा ही प्लेसेंटा है बस? प्लेसेंटा के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, बाकी चीज नहीं आएगी उसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल स्लो चलेंगे। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया, हाँ, अरे बात एक ही है बेटा। फिजियोलॉजिकल यानी ब्लड पतला हो गया जिसकी वजह से एनीमिया हो गया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो गया है। मदर को क्या हुआ है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कैसे हुआ है? क्योंकि पानी ज्यादा बढ़ गया, उसके अंदर माल पानी है ही नहीं। नहीं, माल नहीं है, पानी पानी है। माल नहीं है, पानी पानी है। अब माल नहीं है, पानी पानी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन उसके अंदर है नहीं, कम है। आरबीसी का वॉल्यूम कम है, प्लाज्मा प्रोटीन का वॉल्यूम कम है, लेकिन प्लाज्मा का वॉल्यूम ज्यादा है। तो ब्लड कैसा हो गया था? पतला हो गया था, इसीलिए वो क्या हो जाता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। अब बताओ कैसे बचा जा सकता है उस फिजियोलॉजिकल एनीमिया से? जो चीज कम हो गई है उसी को बढ़ाना है आपको, है? जो चीज कम हो गई है उसी को बढ़ाना है आपको। इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया में दिया जाता है प्रेगनेंसी में, क्या देते हैं? इंक्रीज आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स होता है मैडम जी बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। इंक्रीज आयरन, इंक्रीज आयरन एंड फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन। इंक्रीज आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। क्या बढ़ाना है आपको? आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को बढ़ाना है। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को बढ़ाना है। इसको बढ़ाएंगे आप तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होगा? दूर होगा। चलिए, सबसे पहले देख रहे हैं हम आयरन। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? आयरन। एक हेडिंग लगाएंगे आयरन। आयरन बताइए प्रेगनेंसी में कितना देते हैं? आयरन कितना दिया जाता है प्रेगनेंसी में? आयरन कितना दिया जाता है प्रेगनेंसी में? कितना देते हो? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400, 500 mg? कितना देते हो? 40 mg देते हैं। कितना देते हैं? पगलेटो। और बताओ, एक 60 है और एक 100 है। 60 mg एलिमेंटल आयरन या फिर 100 mg एलिमेंटल आयरन। कितना देंगे? 100 mg या फिर 60 mg। पुरानी बुक है उसमें 60 mg है, नई बुक में कितना है? 100 mg। तो हमको आयरन की टैबलेट 100 mg की आती है, उसको देते हैं। पूरा नाम क्या उस टैबलेट का? एलिमेंटल, एलिमेंटल आयरन। बताइए मैडम जी कितनी टैबलेट देते हैं हम इसको? 100 mg की टैबलेट कितनी दी जाती है? 100 ही दी जाती है। 100 दिन तक देते हैं ना लगातार। हाँ जी, पर डे। पता है ना इतनी चीज? तो वही चीज तो बता रहा हूँ मैं। नाराज हो? नहीं नहीं, मेरे को देखो ये भी भाग रहा है, ये बता रहा है आप नाराज हो। दिए आपने टैबलेट? टैबलेट ली थी आपने? नहीं ली थी, बहुत बढ़िया। 100 mg की एलिमेंटल आयरन लेते हैं 100 दिन तक। कितने दिन तक? 100 दिन तक। 100 mg की एलिमेंटल आयरन लेते हैं 100 दिन तक लेते हैं। बताइए कब से स्टार्ट किया जाता है? मैडम जी क्या नाम है आपका? है? रीनू। रीनू आप कहाँ से? बेटा से? गिरावली से? गिरावली कहाँ है ये? कलेक्ट्री। अच्छा आप बताओ रीनू मैडम, आप बताओ, आपने आयरन ली थी तो डॉक्टर ने कब दी थी आयरन आपको? 3 मंथ पर दी थी। इनको 3 मंथ पे दी थी, आपको कब दी थी? अरे मतलब आपको, मतलब आपको कब दी थी? 3 मंथ के बाद। कब? आपने कब स्टार्ट की थी? अरे सेंटर पे जाती है ना,
कब से स्टार्ट कराती हो फीमेल की? 3 मंथ के बाद। हाँ बताओ। सेकंड ट्राइमेस्टर से देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। कब देते हैं? लो, कब देते हैं इसको? कब देते हैं? पता ही नहीं सर, पता ही नहीं। मैं तो बताऊंगा ही, पहले पूछ तो लूं, मैं इधर तो पूछ लूं। कब देते हैं? कब देते हैं? आओ 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 आओ, जल्दी आओ। कब देते हैं जल्दी बताओ। याद क्यों नहीं है आपको? याद क्यों नहीं है? याद क्यों नहीं है? कब देते हैं? क्यों? क्यों नहीं है याद? क्यों नहीं है? आप बताओ, जल्दी बताओ आप। प्रेगनेंसी का पता चलता है वैसे ही स्टार्ट कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, हमको रिजल्ट का उम्मीद यहाँ से था और वहां से रिजल्ट कैसा आया है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेकेंड ट्राइमेस्टर किसने बोला? हाँ वो सही है लड़की, सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। आयरन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट नहीं करते। कब स्टार्ट किया जाता है इसको? सेकेंड ट्राइमेस्टर। अबे पगलेट, अपने आंसर पे अब तो पक्की हो जाओ। कब स्टार्ट किया जाता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं इसको, 16वें वीक से। 16वें वीक से स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्ट किया जाता है इसको? 16वें वीक से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ के बाद चौथे मंथ से स्टार्ट करेंगे इसको। 16 वीक मतलब 4 महीने हो गए ना। हाँ 4 वीक, 16 वीक मतलब 4 महीने कंप्लीट हो गए, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 16 वीक से स्टार्ट किया जाता है, आयरन को ध्यान रखना है। 16 वीक से आयरन को स्टार्ट किया जाता है, 100 डेज तक देते हैं, और ज्यादा भी 8 महीने तक 9 महीने तक देते ही रहते हैं अब तो। लेकिन बुक के हिसाब से 100 टैबलेट सफिशियंट है, 100 टैबलेट देते हैं उसको। 100 mg एलिमेंटल आयरन 100 दिन तक दी जाती है। ये स्टार्ट करते हैं 16वें वीक से। स्टार्ट करते हैं 16वें वीक से। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान टोटल आयरन कितनी जरूरत है? टोटल कितना आयरन चाहिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान? बताइए जल्दी से। प्रेगनेंसी के दौरान कितना आयरन चाहिए टोटल? मैंने वो देखो अंडरलाइन भी कर दिया, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला 100 mg आपको पर डे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में टोटल कितना चाहिए आयरन? पूरी प्रेगनेंसी में आपको आयरन चाहिए 1000 mg। कितना चाहिए? 1000 mg। इसमें से समथिंग मदर के अंदर क्या होगा? वो आरबीसी बनती है मदर के अंदर, उसमें से 400 mg यूज हो जाता है। 400 mg। 300 mg ब्लड लॉस होता है, उस दौरान निकल जाता है, लेबर के दौरान जरूरत पड़ती है। और 300 mg फीटस को ट्रांसफर हो जाता है। 300 mg के समथिंग, मतलब लगभग इतनी वो रहती है इसकी क्वांटिटी। इतना मतलब टोटल कितना हो गया? 1000 mg। तो टोटल आयरन की कितनी जरूरत है प्रेगनेंसी में? 1000 mg। पर डे कितना चाहिए? 100 mg एलिमेंटल आयरन। 100 mg एलिमेंटल आयरन चाहिए होता है। क्लियर है क्या इतना? क्लियर है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, बताओ किसके लिए देते हैं? हाँ जी, आयरन किससे बचाता है? आयरन किससे बचाता है? एनीमिया से, फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाएगा। और पैथोलॉजिकल तो छोड़ दो, पैथोलॉजिकल तो हो ही नहीं रहा है प्रेगनेंसी में। फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाएगा, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचाएगा, और सिकल सेल से क्यों बचाएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किससे बचाएगा ये? हाँ जी, टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी एनीमिया। किससे बचाने का काम करता है ये? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाने का काम करता है। इसी के साथ में देख लो, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? फॉलिक एसिड। जल्दी से हेडिंग लगा दो, फॉलिक एसिड। हाँ बिल्कुल लिख लो इसको, मैं कहीं नहीं जा रहा। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बताइए, हमने आयरन देखा कितना दे रहे थे, 100 mg एलिमेंटल आयरन। हम दे रहे हैं फॉलिक एसिड, कितना दिया जाता है? 0.5 mg। कितना दिया जाता है? 0.5 mg, या फिर 500 माइक्रोग्राम। कितना दिया जाता है? 0.5 mg या फिर 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। कितना देते हैं? 0.5 mg या फिर 500 माइक्रोग्राम पर डे। एक दिन के दौरान कितना दिया जाता है? 0.5 mg या फिर 500 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं। अच्छा इसको बताओ, स्टार्ट कब से करते हैं? स्टार्ट कब से किया जाता है? स्टार्ट कब से किया जाता है? कहाँ जा रही हो? हाँ, घर का है कुबेरपुर। मैं भी चलूंगा, छोड़ दूंगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। हाँ जी, स्टार्ट कब से किया जाता है इसको? स्टार्ट कब से किया जाता है इसको? बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान रखो, बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी या बिफोर कॉन्सेप्शन। बिफोर कॉन्सेप्शन, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी हम प्लान करने जा रहे हैं कि हाँ हमको बेबी कंसीव करना है। तो एक कपल जब प्लान करता है कि हमको अब बेबी कंसीव करना है, हमको एक बच्चा चाहिए, तभी से आपको क्या कर देना है? स्टार्ट फॉलिक एसिड। तभी से स्टार्ट क्या करना है? फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। तभी से फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है, यानी कॉन्सेप्शन से पहले, अभी प्रेगनेंसी हुई नहीं है उससे पहले ही हमें क्या करना पड़ता है? फॉलिक एसिड स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों? टू प्रिवेंशन ऑफ किस किस को बचाएगा ये? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बताया ना, इसकी कमी हो गई तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसको पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको पहले से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाएगा कौन? फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड कौन होता है? विटामिन B9। तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से भी बचाती है। एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सबसे पहला आंसर करना है आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दूसरा आंसर करना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग, अरे विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड होता है। इससे होने वाला रोग कौन सा होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम अगर फॉलिक एसिड दे रहे हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दोनों से हमको क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। दोनों से ही हमको क्या मिलता है? छुटकारा मिल जाता है। क्लियर है? हाँ जी, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब बताओ पीछे आपका कहाँ कहाँ पर छूटा हुआ है?